धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। स्वास्थ्य, राजस्व, शिक्षा, शहरी विकास और आवास से संबंधित प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। देहरादून में आज संघ और बीजेपी की समन्वय मीटिंग। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रभारी दुष्यंत गौतम और अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर होगी बैठक। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक। सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल हर्रावाला और मातृ शिशु अस्पताल हरिद्वार को पीपीपी मॉडल पर संचालन की दी स्वीकृति। पहाड़ों में बर्फबारी के भी आसार। देहरादून समेत 7 जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। 22 फरवरी से प्रदेश भर में मौसम रहेगा साफ। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। स्वास्थ्य, राजस्व, शिक्षा से संबंधित प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। दोपहर 1 बजे सचिवालय में शुरू होगी बैठक। तो काफी अहम बैठक आज होने वाली है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, राजस्व, शिक्षा से संबंधित प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। तो फिर 1 बजे सचिवालय में शुरू होगी बैठक और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। क्या कुछ खास विषय हैं जिन पर चर्चा हो सकती है? क्या कुछ प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है? जी जी बिल्कुल ईसा, देखिए आपको बता दें कि आज धामी कैबिनेट की जो बैठक है वो दोपहर 1 बजे सचिवालय में होने जा रही है, जिसमें जो आम बजट है उसको लेकर के चर्चा की जा सकती है। और देखा जा सकता है कि जिस तरीके से कैबिनेट की जो बैठक हो रही है, इसमें शहरी विकास की अगर बात की जाए तो शहरी विकास से संबंधित और जो आवास हैं उससे संबंधित भी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य और यहाँ पर राजस्व की भी बात की जाए तो इनको लेकर के भी जो है इस कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से ये कैबिनेट आज सचिवालय में होने जा रही है, दोपहर 1 बजे इसकी शुरुआत होगी, तो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान इस बैठक को माना जा रहा है, जिसमें 2024 से 25 तक का जो बजट है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जानी है। जी विनय, अगर उत्तराखंड राज्य की हम बात करें तो लगातार जिस तरह से केंद्र की तरफ से लगातार सारी सहायता और सारे जो बजट हैं वो अलॉट किए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बजट की जो प्राथमिकता है वो उत्तराखंड को दी जाती है, तो केंद्र सरकार की हमेशा से ये कोशिश रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान जारी किए कई बार कि उत्तराखंड को एक आइडल राज्य के रूप में डेवलप करने की केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों की कोशिश है। और इसी क्रम में बजट का अलोकेशन की बात की जाए या फिर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात की जाए, प्राथमिकता के साथ उत्तराखंड का विकास किया जा रहा है। जी सर, बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड के विकास की अगर बात की जाए तो विकास को लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड वासियों को हर तरह से हर संभव जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी है कि केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र लगातार जो है तमाम योजनाओं को इस दौरान उत्तराखंड के लिए यहाँ पर जारी करता है और जिसका लाभ जो है उत्तराखंड वासियों को मिलता भी है। हालांकि उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है कई जगहों पर कैंप भी इस दौरान लगाए जाते हैं, जिससे कि जो योजनाओं का लाभ है वो आम लोगों को मिल सके। उन कैंप पर जाकर के जो आम लोग हैं इसके बारे में जानकारी लें कि क्या कुछ जो है इसमें डॉक्यूमेंटेशन होना है या फिर किस तरीके से जो है इस योजना का लाभ उठाना है। तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार उत्तराखंड सरकार के प्रयास यही रहते हैं कि उत्तराखंड वासी हर सरकारी योजना का लाभ ले सकें। साथ ही साथ यहाँ पर रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार को लेकर लगातार धामी सरकार यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आती है। तमाम जो यहाँ पर इस समय जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसमें भी जो नियुक्ति पत्र की अगर बात की जाए, जो नियुक्ति पत्र इस दौरान सीएम धामी के द्वारा दिए जा रहे हैं और विभागों में भी, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बेरोजगारी की अगर बात करें तो बेरोजगारी को लेकर के भी धामी सरकार लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।
आज जिस तरह से कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है, इसमें भी आम बजट को लेकर चर्चा की जाएगी, तो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान इस बैठक को यहाँ पर माना जा रहा है। जी मैंने उत्तराखंड राज्य को अगर हम समझें तो कई सारे क्षेत्र जो हैं वो आपदाग्रस्त हैं, कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो बजट जब अलॉट किया जा रहा है, बजट पर जब विचार विमर्श किए जा रहे हैं, मंथन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी कि आगामी जो समस्याएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वहां पर व्यवस्थाएं बनाई जाएं, पलायन की समस्या को खत्म किया जा सके, साथ ही साथ जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर इस तरह से विकास किया जाए कि आपदाएं कम हो। जी, बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, तो ऐसे में देखा जा सकता है, क्योंकि जो आपदाग्रस्त जो क्षेत्र हैं वो काफ़ी इस दौरान उत्तराखंड में उनकी संभावनाएँ बन जाती है, क्योंकि मौसम की अगर बात करें तो मौसम जिस तरह से उत्तराखंड में बदलता रहता है, उससे भूस्खलन जैसी काफ़ी समस्याएँ जो है इस दौरान उत्तराखंड में देखी जाती है। तो उसके बजट को लेकर के भी जो है उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें, तो जो आज यहाँ पर कैबिनेट होने जा रही है, इसमें चर्चा की जा सकती है कि किस तरीके से जो है इस बजट के ज़रिए यहाँ पर जहाँ पर आपदा आती है या फिर जो है विकास कार्य उस दौरान नहीं होते, सड़कों की अगर बात करें, जो सड़कें पूरी तरह से खराब हैं, उनको लेकर के भी जो है काम करने को लेकर के जो है उत्तराखंड सरकार लगातार कार्य करती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है, बजट की अगर बात करें तो जो बजट सत्र इस दौरान ये होने जा रहा है, उसको लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान इसको जो कैबिनेट बैठक होने जा रही है, इसको माना जा रहा है, और पूरी संभावनाएँ जताई जा रही हैं कि आपदाग्रस्त जो क्षेत्र यहाँ पर उत्तराखंड में है, उनको लेकर के विकास की दृष्टि से कार्य किया जा सके। जी। जी बिल्कुल विनय, तो माना जा सकता है कि सभी विषयों का बजट में ध्यान रखा जाएगा ताकि उत्तराखंड राज्य को, जो सरकारों की मंशा है कि एक आइडल राज्य के रूप में विकसित किया जाए, और बजट में भी इसी बात का ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सदस्य के लिए 15 फरवरी को 4 सीटों में अपना नामांकन दाखिल किया था। बता दें कि महेंद्र भट्ट के अलावा किसी भी दल या निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना नामांकन नहीं किया था। उसके बाद चुनाव अधिकारी ने महेंद्र भट्ट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। वहीं राज्यसभा सदस्य बनने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड की जनता का आभार जताया। साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक निर्विरोध का विषय है, तो मुख्य विपक्षी दल ने भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, मैं उनका भी आज धन्यवाद करता हूं। और जिस कार्य के लिए मुझे मेरे नेतृत्व ने योग्य समझा, उस कार्य को मैं सही प्रकार कर सकूं, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मुझे वो शक्ति प्रदान करे। सीमावर्ती क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते आज पूरे जनपद चमोली सहित पिथौरागढ़ में कहता हूँ दूर दराज के क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में हर्ष है, जनता में भी हर्ष है। मैं प्रयास करूंगा कि जो अपेक्षाएं सबकी मेरे से है, उन अपेक्षाओं में खड़ा उतर सकूं। आगामी 26 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र होने जा रहा है। पक्ष विपक्ष के 40 विधायकों ने बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कराने की बजाय देहरादून में सत्र कराए जाने की मांग उठाई थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने बजट सत्र देहरादून में कराने का निर्णय लिया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 26 तारीख से होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र की समय अवधि बढ़ाने की मांग की है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि जैसी जानकारी मिल रही है कि 26 फरवरी को देहरादून में बजट सत्र होने जा रहा है, लेकिन इसकी अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई। उन्होंने बजट सत्र की समय अवधि बढ़ाने जाने की मांग की है। आने वाला विधानसभा सत्र की तैयारियां हैं और अभी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है, लेकिन पता चल रहा है कि 26 तारीख से विधानसभा का सत्र है। पहले तो हम ये मांग करेंगे विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी अवधि लंबी रखी जाए, क्योंकि बजट सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें पहले दिन माननीय राज्यपाल साहब का अभिभाषण होता है, तो एक दिन कुछ कार्य नहीं होता। उसके अगले दिन से बजट पेश होगा शाम को, तो उसके बाद तीसरे दिन बजट पर सामान्य चर्चा होगी। तो सामान्य चर्चा के लिए 70 हम सब विधानसभा के हम सदस्य हैं, तो 70 विधानसभा के सदस्य चर्चा करेंगे, तो उसके लिए लगभग 2 दिन चाहिए। हल्द्वानी पहुंचे गदरपुर विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने हाल ही में हल्द्वानी में हुई हिंसा पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि देवभूमि में दंगाइयों की कोई जगह नहीं है। जो दंगा करेगा सीधे ऊपर जाएगा।
हल्द्वानी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे अरविंद पांडे ने कहा कि हिंसा और दंगे की जनक कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और देवभूमि में जो हिंसा और दंगा हुआ, इन दंगाइयों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है और जो दंगा करेगा वो नीचे नहीं सीधा ऊपर जाएगा। मोदी जी आज भी बोलते हैं कि एक ही परिवार में एक व्यक्ति के लिए नियम कुछ हो, दूसरे व्यक्ति के लिए नियम कुछ हो, तो वह परिवार कभी चलता नहीं है। इस नाते मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास के साथ काम किया और कांग्रेस पार्टी ने वोटों के तुष्टीकरण के लिए काम किया। इसी नाते आज तक देश के अंदर दंगों के अलावा देश को कुछ नहीं मिला। लेकिन जो दंगाई हैं, मैं उनको किसी जाति मजहब का नहीं मानता हूँ। ये किसी जाति मजहब के होती भी नहीं है। मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि है, ये बाबा केदार की धरती है, बाबा जागेश्वर की धरती है। यहाँ जो दंगाई बनेगा वो सीधे ऊपर जाएगा, उसको नीचे रहने का कोई अधिकार नहीं है। हरिद्वार में धार्मिक संपत्ति के नाम का फर्जी ट्रस्ट बनाने का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट के आदेश पर थाने में भारत माता मंदिर ट्रस्ट के महंत समेत 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भूपलतावा वाला स्थित श्री नारायण निवास आश्रम के महासचिव दीपक कुमार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि स्वामी अवधेशानंद सरस्वती नाम के संत ने उनके गुरु रामेश्वरानंद की मौत के बाद फर्जी ट्रस्ट बनाकर खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर लिया। इसमें आरोपी संत के साथ अन्य संत और कुछ राजनीतिक लोग भी शामिल हैं। इसमें प्रथम दृष्टया एक माननीय न्यायालय से आदेश आया था, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें जांच की जा रही है। गांव खुबानपुर की बेटी ने एसीपी के पद पर पहुंचकर अपने गांव का नाम रोशन किया। ग्रामवासियों में खुशी की लहर नजर आई और इस गांव की बेटी का ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया और आशीर्वाद देते हुए लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान मोनिका शर्मा ने बताया कि इस मुकाम तक ग्रामवासियों के आशीर्वाद व प्यार की वजह से पहुंची हूं। गांव की मिट्टी जिसमें मैंने जन्म लिया उसको प्रणाम करती हूँ और मेरे माता पिता और जो मेरे बड़े हैं यहाँ पे, मेरे बुजुर्ग बाबा दादी समान, मेरे माता पिता समान, मेरे बड़े, उन सबको मैं जो यहाँ पे उपस्थित है और नहीं भी हो पाए किसी कारणवश, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले उन सबके आशीर्वाद से, इस गांव के देवता, इस गांव की मिट्टी के आशीर्वाद से मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। और मेरी प्रेरणा है इस गाँव के सारे जो मेरे छोटे भाई बहन हैं कि वो मेरे से भी, मैंने तो देश का नाम ऊँचा किया है, अपनी फोर्स, अपने बल का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र उत्तराखंड का, वो मेरे से भी नाम ज़्यादा कमाए और मेरे से भी ऊंचा नाम कमाए। मुझे राष्ट्रपति, डिफेंस मिनिस्टर और उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर से भी सम्मानित किया गया। लेकिन मुझे आज अपनी जन्मभूमि पे आके यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्वान्वित मैं महसूस कर रही हूँ, जब मुझे अपने जहाँ पे मैंने जन्म लिया वहाँ मुझे इतना सम्मान दिया जा रहा है। राजधानी देहरादून में जिला अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर नागरिक से आगे आने के लिए आह्वान किया जा रहा है। मतदाता स्वयं वोट दें और साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ तक आने के लिए प्रेरित करें। 80 से अधिक साल के आयु वाले मतदाताओं व दिव्यांगजनों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही जिन युवाओं का नाम पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल हुआ है वो अपने मतदाता अधिकार का प्रयोग करें। मतदाता जागरूकता के लिए डीएम कार्यालय में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शपथ भी ली गई। अभी स्वीप की एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों का एक रोस्टर आया हुआ है जिसके क्रम में हम लोग हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी स्वीप में करते हैं। आज हमारे द्वारा शपथ ली गई है और सब्सिक्वेंटली अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सभी जगह पे हो रही है और हम सभी को जागरूक कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। कांग्रेस पार्टी ने देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई पर सरकार को घेरा है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बढ़ती महंगाई पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान हो चुका है। केंद्र सरकार जिस तरह से महंगाई का अतिरिक्त बोझ जनता पर थोपने का काम कर रही है, उसका परिणाम भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जन जन तक पहुंचकर बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर जनता को जागरूक करेंगे। महंगाई से मुझे लगता है कि आज हर व्यक्ति परेशान है, हर महिला परेशान है और जो महंगाई का पूरा असर है, वो महिलाओं की जो किचन है उसका पूरा बजट खराब हो चुका है और सरकार इसको बिल्कुल अनदेखा अनसुना कर रही है। तो मुझे लगता है कि
अगर लोकसभा चुनाव से पहले इन लोगों ने महंगाई को कम नहीं करा या इसके लिए इन्होंने जो उचित कदम है वो नहीं उठाए, तो इसका नुकसान भाजपा को बड़ी मात्रा में होगा। ज्योतिर्मठ ज्योतिष पीठ स्थित 64 योगिनी मंदिर परिसर में चल रहे सहस्त्र दंपति पूजन कार्यक्रम का समापन हो गया। इस महोत्सव में क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से ज्योतिर्मठ पहुंचे 1000 दंपतियों ने मठ में विशेष लक्ष्मी नारायण स्वरूप में पूजित होने का पुण्य लाभ अर्जित किया। क्षेत्र के दंपतियों में भी काफी उत्साह नजर आया। मठ प्रभारी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी ने बताया कि गुप्त नवरात्रि में इस पर्व को संपन्न कराने में क्षेत्र के सभी सनातनी भाई बहनों का सहयोग मिला। भगवान बद्री विशाल की कृपा से सहस्त्र दंपति पूजन महाउत्सव का समापन हो गया है। भोजन जैसा माता कराती है, ऐसा सदग्रस्त पत्नी के हाथ से भोजन पाता है। संसार बिना पत्नी के नहीं चलता है और क्षमा की देवी साक्षात धरती के समान ये देवी हैं। कई बार परिवार में ऊपर नीचे हो जाए, झगड़े हो जाए, कहीं व्यक्त नहीं करती है, पी लेती है गुस्सा, ये गुण है। तो ये जो दंपति पूजा है, चाहे कन्या पूजन हो, बटिक पूजन हो, चाहे सुवासिनी पूजन हो, चाहे दंपति पूजन, इन सभी पूजाओं का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य ये है कि हम जनसामान्य को ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर ही है, ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुराणों में इस तरह की वाक्य मिलते हैं। सार रूप में यदि कहना चाहें तो तुलसीदास जी का एक वाक्य प्रासंगिक होगा, जिसमें वे कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका मतलब है कि हम संसार में जितने भी पुरुष और स्त्री हैं, सबको सिय और राम, सीता राम के रूप में देख करके उनको हम प्रणाम करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के साथ श्री राम लला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे, जहां महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का श्री राम के जयकारों के साथ स्वागत हुआ। उसके बाद सीएम ने कैबिनेट के साथ हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में अपने सहयोगियों सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्य एवं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के साथ श्री रामलला के दर्शन किए। ये पल हम लोगों के लिए बहुत ही भगवान की कृपा से मिले हुए पल हैं और बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं, गौरव का अनुभव कर रहे हैं। और मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूं तो आज मैं और मेरे सभी हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी लोग आज यहाँ मंत्रिमंडल दर्शन करने के लिए आए हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए बहुत भावुक करने वाले क्षण भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर की किच्छा में कम्युनिटी हॉल बनाने को स्वीकृति दे दी है। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने बताया कि किच्छा विधानसभा से संबंधित 10 प्रमुख मांगों को लेकर सीएम धामी को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें प्रथम मांग किच्छा में कम्युनिटी हॉल बनाए जाने की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कम्युनिटी हॉल बनाए जाने की घोषणा कर किच्छा की जनता को बड़ी सौगात दी है। विधायक ने सीएम धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द ही कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया जाएगा। हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को वैवाहिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा राजनीतिक कार्यक्रम के लिए आसानी से जगह उपलब्ध होगी। किच्छा की आबादी बढ़ रही है लगातार। पिछले समय रुद्रपुर में शेड्यूल के बाद यहाँ भी आबादी बढ़ी है। किच्छा के आसपास एम्स आ रहा है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी ने मुझसे 10 काम बड़े मांगे थे, सबसे मांगे थे विधायकों से 70 के 70। तो उसमें से एक मेरा कम्युनिटी हॉल भी किच्छा का मुख्य था। उसका शासनादेश उन्होंने कर दिया है, मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल कर लिया। मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूँ और उसको हम धरातल पर उतारना चाहते हैं। जिलाधिकारी से मैं मिला हूँ, भूमि उपलब्ध की बात की है उन्होंने। परिवहन अधिकारी को भूमि उपलब्ध करने के लिए मेरे सामने कहा है। जैसी जमीन मिल जाएगी, जैसे रुद्रपुर के अंदर हमने कम्युनिटी हॉल की स्थापना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से, वो तो मैंने सारा विधायक निधि से, नगर पालिका से, एमपी निधि से, राज्यसभा मेंबर ने। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस ने अब भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है और इस योजना के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में उत्तराखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्तर भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि 1.5 लाख युवाओं को सेना में भर्ती किया गया था, जिन्हें अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले।
दिन अग्निवीर योजना आई थी उस दिन भी हम इस योजना के विरोध में थे, आज भी विरोध में है और निरंतर इस योजना को खत्म कराने के लिए हम संघर्ष जारी रखेंगे। इसी क्रम में हमने जय जवान मुहिम शुरू करी है। पूरे देश भर में यूथ कांग्रेस इस मुहिम को चला रही है। इस मुहिम के तहत हम पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस निकालने का काम कर रहे हैं, पदयात्राएं करने का काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अग्निवीर जैसी योजना जिसने युवाओं के भविष्य को ठगा है, जिसने युवाओं को अंधकार में धकेला है, उस योजना को तत्काल बंद किया जाना चाहिए और पूर्व की भांति भर्ती प्रक्रिया चलनी चाहिए। और साथ ही साथ उन 1.5 लाख युवा जिन्होंने सारे चरण पार कर लिए थे भर्ती प्रक्रिया के और जिनका ज्वाइनिंग होनी थी, जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, उनको बाहर करने का काम इस सरकार ने किया है, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल असंवैधानिक है। पेयजल निगम द्वारा मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत बिछाई जा रही लाइन के कारण स्कूली छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका द्वारा पेयजल निगम संबंधित ठेकेदार को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं इस मार्ग से कई स्कूली छात्र छात्राओं को पठन पाठन के लिए जाना पड़ता है, जिस कारण उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी ने बताया कि इस मार्ग पर नगर पालिका द्वारा मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें से 200 मीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य को 10 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। चारों तरफ से मार्ग अवरुद्ध है, न कहीं से आया जा रहा है न जाया जा रहा है। इस चक्कर में हमारा बिजनेस भी ठप पड़ा है। पेड़ों आप खाली है, हमारी दुकान खाली पड़ी है, सबकी खाली होगी इस समय। और खास तौर से बता दो, बच्चों के बोर्ड के पेपर शुरू हो रहे हैं। आज मैं अपनी बेटी का एडमिट कार्ड लेने गया, मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया टाइमिंग के हिसाब से। 9 बजे पहुंचना, 10 बजे पहुंचा और हमें जाना होता है घंटा घर से फिजिकल पड़ता है हमें, जो रास्ता सही निकलता है वहाँ से। हम वहाँ से जाए तो टाइमिंगली पहुँच जाते हैं। चारों तरफ से बंद कर रखा है। ये बताइए, मार्ग को सही कराइए, टाइम से सही कराइए। ये बोलते हैं कि अभी टाइम लगेगा, 10-15 दिन लगेंगे, तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये बात, इसको मैं ये समझ लीजिए, अगर ये मार्ग अतिशीघ्र सही नहीं हुआ तो हम इसके पीछे आंदोलन जरूर करेंगे। पेयजल निगम ने पाइपलाइन डाली थी और वो लंडौर से लेकर पूरा सिविल हॉस्पिटल रोड में पाइपलाइन पड़ी, तो उनके द्वारा वो लाइन खोली गई थी। उसमें जो बड़े मोड़ से और ऊपर एलएन स्कूल तक जो रोड थी उसकी स्थिति बड़ी खराब थी। वो नगर पालिका द्वारा बनवाई जा रही है। 200 मीटर बन चुका है और 200 मीटर का काम चल रहा है। 10 दिन में सड़क खुल जाएगी। जब तक स्कूल खुलती है तब तक सड़क प्रॉपर। कालसी के वीर शहीद केसरी चंद स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुभारती अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने सभी स्वयंसेवकों का शारीरिक परीक्षण किया और कई रोगों से बचने के उपाय बताए। साथ ही नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों का शारीरिक परीक्षण किया गया, जिसमें बाल रोग, स्त्री रोग, नेत्र रोग से संबंधित चिकित्सकों ने देखभाल कर आवश्यकता अनुसार औषधि वितरित की। इस दौरान सुभारती अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर राजीव डोगरा ने कहा कि नशा मनुष्य के जीवन को समाप्त कर रहा है। नशा छोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने स्थिर रखें। इस दौरान लोगों से मेलजोल बढ़ाएं ताकि दिमाग से नशे जैसे ख्याल हट जाएं। कालसी में हमारा एनएसएस शिविर का आज चौथा दिन है और इस चौथे दिन आपने देखा होगा कि सुभारती के माध्यम से हमने स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाया और सभी गांव वालों का स्वास्थ्य परीक्षण आज हुआ है। ज़रूरत के अनुसार उनको दवाइयाँ भी मुहैया कराई गई है। इसके साथ ही साथ सुभारती हॉस्पिटल से ही मनोचिकित्सक आए थे और जिन्होंने नशे को लेकर के हमारे छात्र छात्राओं एवं ग्रामीणों को जागरूक किया है और हमने कोशिश की है कि इस पूरे गांव में नशा मुक्ति एक अभियान चलाने की और केवल इस शिविर में ही नहीं, हम कोशिश करेंगे कि समय समय पर इस गांव में आकर के हम नशा मुक्ति अभियान निरंतर जारी रखें। आज के कार्यक्रम के पीछे हमारा एक मेन उद्देश्य यही है कि जितनी युवा जो शक्ति है उसको हम नशे से दूर रखें, क्योंकि नशे का सेवन करने से ना केवल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।